इकोनॉमी को बूस्ट करना, और इकोनॉमिक बूस्ट तब होती है अगर ज़्यादातर लोगों को रोजगार मिलती है। और ये कोई अभी की सिर्फ बजट की विषय नहीं है। निश्चित रूप में डिमोनेटाइजेशन के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने एड्रेस किया, तब वो सारे कुछ अपना रणनीति उन्होंने खुलासा किया है। विशेष करके एक ऐसे सेक्टर को उन्होंने बढ़ावा देने के लिए बड़ा महत्वाकांक्षी योजना बनाने के लिए बैंकों को सुझाव दिया था, और बैंकों ने उस पर अमल भी करना शुरू कर दिया। भारत की ग्रामीण इलाका में, भारत की शहरी इलाका में गरीब और निम्न मध्यवर्गीय लोगों की, जिनकी घर आवश्यकता है, जो अपना सपने को पूरा करने में दिक्कत महसूस करते थे, अभी कम ब्याज की दर पे, कम इंटरेस्ट रेट पे उनको ऋण मिलना शुरू हो जाएगा। एक प्रकार से 4 से 6% की दर पे उनको ऋण अभी मिलने वाला है। उसके कारण हाउसिंग सेक्टर में एक तेजी आने वाला है, जिसके कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसके कारण सर्विस इंडस्ट्री, जिसके कारण ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी, ज़्यादा मैंडेट्स बनने वाला है। मजदूर से लेके डिफरेंट स्पेसिफिक सेगमेंट के लोगों को नया रोजगार की सृजन होगा। एमएसएमई में काफ़ी बढ़ोतरी होगी, उसके लिए भी बहुत सारे पैकेज घोषणा किया गया है, और उनकी इंटरेस्ट रेट को भी घटाने का योजना बनाई गई है। ये सारा विषय को दिखने में सिर्फ एक दो सेक्टर की नहीं, और समूचा हमारी सरकार आने के बाद जो हम लोगों की जो सारे स्कीम्स बने हैं, एक एक स्कीम को उठा के आप देखें, मुद्रा योजना, प्राइमरी सेक्टर की लेंडिंग को मल्टीफोल्ड करवाना, मेक इन इंडिया की योजना, देश में एक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग आंदोलन करना, एक आधा क्लस्टर नहीं, देश भर में मेक इन इंडिया को एक महत्व देना, विशेषकर उसमें से भी पिछड़े और दलित समाज के लोगों को, आदिवासी समाज के लोगों को अपने पैर पे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए, खुद की पैर पे खड़े होने के लिए स्टार्टअप और स्टैंडअप योजना की भी कल्पना की गई है। ये सारा विषय को अगर आप एक बड़े कैनवास पे दिखते हो कि हमारी सरकार की नीति रही है, देश के अंदर 65% आबादी जिनकी आयु 35 साल के नीचे है, उनके हाथ में रोजगार देना, उनको सब्सिडी नहीं एम्पावर करना, यह हमारी सरकार की नीति रही है। और उसी में हम पिछले 3 बजट को उसी पे हमने जोर दिया है, अगले बजट को भी उसी पे हम लोग ले जाएंगे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने भी काफ़ी कुछ इंडिकेशन दिया है और काफ़ी रियायतें भी दी हैं, जैसा कि आपने हाउसिंग सेक्टर में और इस सब सेक्टर में। अगर हम आपके मंत्रालय की बात करें, आपके मंत्रालय ने, जैसे कि आपने कहा कि डीबीटी स्कीम की बात है, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम, वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा एलपीजी के केस में। इसको क्या अदर सेक्टर्स में भी बढ़ाने की योजना सरकार की है? फर्टिलाइजर में हो, केरोसिन के केस में अभी तक कुछ नहीं हुआ हो, वहाँ पे इस पे क्या कुछ और अनाउंसमेंट हो सकते हैं बजट में? देखिए, अनाउंसमेंट करने से, अनाउंसमेंट बहुत हुए हैं, करना पड़ता है और उसको किया जा सकता है। जैसे हम लोगों ने आज सरकार की देनदारी का, सरकार की पेमेंट्स की, सरकार की जो स्कॉलरशिप हो, सब्सिडी हो या और प्रकार की पेमेंट हो, अभी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया, जो प्रेग्नेंट वुमेन को, गर्भस्थ माँ बहनों को हम 6,000 रुपया सीधा सीधा उनके बैंक अकाउंट में देंगे। ये तो डीबीटी है ना। एनआरईजीएस की पेमेंट बैंक अकाउंट में हो, ये तो डीबीटी हुआ ना। सारे स्कॉलरशिप बैंक अकाउंट में जाए, ये तो डीबीटी हुआ ना। ऐसे ही सरकार की सारे देनदारी, अभी देखिए, सिर्फ डीबीटी एक सिर्फ सब्सिडी वाला हिस्सा डीबीटी नहीं है। आजादी के बाद पहली बार मिनिमम वेजेस में, सर्वनिम्न मजदूरी में सबसे ज्यादा बढ़ावा हमारी सरकार ने किया। 42% की मिनिमम वेजेस को बढ़ाया गया। हम लोग प्रतिबद्ध है कि एक सामान्य व्यक्ति को सम्मान की जिंदगी जीने के लिए जो आय की आवश्यकता, उसको हम लोगों ने किया। लोएस्ट लेवल की लोगों को 42% की हम लोगों ने तनख्वाह बढ़ाया। और ये जो डिमोनेटाइजेशन के बाद जो डिजिटल ट्रांजैक्शन के हम लोगों ने आग्रह किया है, हमने, जिसे हमारे विभाग में हमने ये निर्णय किया है कि जितने भी प्रकार की पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेबर और इनफॉर्मल सेक्टर में होगी, एक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के नाते ऑयल मार्केटिंग कंपनियां और अन्य स्टेक होल्डर्स इसकी चिंता करेंगे कि सारे पेमेंट बैंक खाते में हो,
तो मिनिमम वेजेस की पेमेंट एक तो 42% बढ़ा, दूसरा वो सारा बैंक अकाउंट में हो, यही डीबीटी है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, लोगों को बिचौलियों की मदद ना लेते हुए, नहीं, मध्यस्थों की मदद ना लेते बिल्कुल, हुए मैं आपसे सहमत सीधा सीधा ग्राहकों और हिताधिकारियों के अकाउंट में चले जाए, इसमें हमको बड़ा सफलता मिलने वाला है।